तुम्हारे कॉर्नर पे तो एटम रहते ही हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक में। ठीक है, तुम्हारे कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही, और कोई भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे एटम रहेंगे, कोई भी दो ऑपोजिट फेस सेंटर पे एटम रहेंगे। तो यहां पे हम z निकालें तो z क्या रहेगा, 8 इंटू 1/8 प्लस फेस सेंटर्ड वाले कितने हैं, दो हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ। तो 1/2 हो गया। तुम्हें बस इतना ही पता होना चाहिए एंड सेंटर्ड क्यूब के बारे में, और ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। एज सेंटर्ड में क्या होता है, इसमें लोकेशन अलग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके जो एज सेंटर है, ये हमारा एज है ए, उसके सेंटर पे रहते हैं एटम्स। तो जैसे 12 एज सेंटर्स हैं। ठीक है, टोटल कितने एज सेंटर्स हैं, 12 एज सेंटर्स हैं। अच्छा बताओ, एक एज सेंटर कितने यूनिट से शेयर हो रहा होगा, एक एज सेंटर कितने यूनिट से शेयर हो रहा होगा। 3। 4 से शायद। एक चलो मिनट। देखते हैं। अभी जो बड़ा वाला अपने बनाया था ना, ये इतने सारे बनाए थे, इसमें से देख के बताओ, थोड़ा सा सोच के। 4। देखो अब चलो मैं बता देता चार हूँ। हो गए। 4 होंगे वैसे। ये मेरा एज है, तो ये इससे शेड में है, इससे शेड में है, राइट, दो के साथ शेड में, और दो ही क्यूब इनके ऊपर रखे जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, हाँ हाँ, 4 हो जाएंगे, 4 4 ठीक है। है ना। तो ये सब चीजें ना ध्यान रखनी है। 12 एज सेंटर है, तो 12 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। तो 1/4 क्या है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3। अगर मेरे एटम्स एच सेंटर पे हैं, तो उनका टोटल काउंट कितना होगा, 3 होगा। 12 इंटू 1/4। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। ठीक है, चलो हम इस पे कुछ सम्स सर करते हैं। इसमें वो हाँ हाँ बोलो। इसमें वो कॉर्नर्स पे एटम्स नहीं है क्या? मतलब एच सेंटर्ड वाला जो है ना, वो स्पेसिफिक नहीं होता है, तो अच्छा उसमें वैसे ऐसा नहीं होता है। है कि वो मेंशन किया होता है कि एच सेंटर पे है। तो यहाँ पे हमने केवल लोकेशन पे फोकस किया है, दूसरे वाले पार्ट पे। ठीक ठीक। हम्म। ठीक है, तो अभी हम एक सम करते हैं, किस तरीके के सम आते हैं। चलो, क्वेश्चन है, ए सॉलिड हैज a cubic structure. A solid has a cubic structure in which x atoms are located at the corners of the cube, corners of the cube. Y atoms are at the cube center, are at the cube centers, and O atoms are excuse me, are at the H center. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound?
चलो हमें ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, पहले तो बस पढ़ लो अच्छे से। तो एक सॉलिड है क्यूबिक स्ट्रक्चर वाला, जिसमें एक्स एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, वाई एटम्स जो हैं वो क्यूब सेंटर पे हैं। तो एक्स किस पे है? कॉर्नर्स पे है। तो एक्स कितना होगा? 8 × 1/8। वाई कहां पे है? क्यूब सेंटर। क्यूब सेंटर का मतलब क्या है? क्यूब सेंटर का मतलब क्या है? बीच बॉडी। बॉडी बॉडी सेंटर। सेंटर। बॉडी सेंटर। हाँ तो बॉडी सेंटर में क्या बॉडी होता है? इंटू वन। वन। हाँ ठीक है। और उसके बाद में ओ एटम कहां पे है? एस सेंटर पे। एस सेंटर कितने होते हैं, मतलब कितने, उसका टोटल कितना होता है? तो 12 12 इंटू, हाँ 12 होता है। डिवाइडेड बाई 4। 3। हाँ 1/4। फॉर्मूला क्या हो गया? XY O3। 3। ओके। बोलो। इतने सिंपल सिंपल फॉर्म इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में। ठीक है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग करोगे इस बार। सिंपल है। तुम्हारा क्या है? एफसीसी है। ठीक है। उसमें ए एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, है ना। बी एटम्स जो हैं वो कहां पे है? फेस सेंटर पे है। ठीक है। मैंने बोला है, इसमें लिखा हुआ है 4A atoms from corners have been removed. ठीक है। और 2B atoms from face center have been removed. What is the formula of new compound? करो। आंसर सब लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं ना, जो भी आंसर आए चैट बॉक्स में दे सकते हैं।
दो ही लोगों का अभी तक रिस्पॉन्स आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? 3 लोगों का ही है, इतना मुश्किल थोड़ी ना हो है। गया था सर वो। ठीक है, चलो अपन कर लेते हैं। तो ए एटम्स क्या बोल रहा है, कॉर्नर्स पे से कितने हटा दिए? 4 एटम। 4 एटम हटा दिए तो कितने बचे? 4 बचे। और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। कितना हो गया? हाफ हो गया। बी में क्या है, 2 बी फेस सेंटर से हटा दिए, टोटल कितने? 6। 6 में से 2 हट गए, कितने बचे? 4। कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। कितना हो गया? 2। तो मेरे पास क्या आया? ए हाफ बी 2। इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, ऐसे थोड़ी लिखूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? ए बी 4। काफी सारे लोगों का सही आंसर आया है। अब बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। किसी को भी डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नीचे लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या है ना, ए बी सी तीनों टाइप के एटम्स हैं। ए कॉर्नर्स पे हैं, बी फेस सेंटर्स पे हैं, सी बॉडी सेंटर पे है। तुमने क्या किया है, एटम्स लाइंग ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू फेस सेंटर्स ऑन एक्सिस, एक ही एक्सिस है, एक ही एक्सिस से रिमूव किए। तो तुम्हें देखना है कि कौन कौन से एटम्स जो हैं वो रिमूव होंगे, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूला लिखना है। बहुत कम लोगों का रिस्पॉन्स आया चैट बॉक्स में, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ। कोई भी एक एक्सिस से है वो एक्सिस मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो जैसे मान लो तुम्हारा क्यूब ये है, ठीक है। कोई भी एक फेस सेंटर क्या है, ये वाले तुम्हारे एटम्स कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारे एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, है ना, फेस सेंटर पे हैं। और तुम्हारे पास क्या है, एक बॉडी सेंटर भी है। बॉडी सेंटर को मैं अलग से दिखा रहा हूँ। तुम्हारी एक्सिस कौन सी है? दो फेस सेंटर को कंबाइन करने वाली, दो फेस सेंटर को कंबाइन करने वाली, दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस पे जो एटम्स है ना, उनको हटा दिया गया है। तो अब मुदित तुम बताओ कि कितने एटम्स कॉर्नर से हटे? कॉर्नर से तो कोई नहीं हटे। कोई नहीं हटे। और फेस सेंटर से कितने हटे? दो हट गए। 2 हट गए। और बॉडी सेंटर से कितने हटे? दो, एक था वो भी हट गया। एक था, वो भी हट गया। वेरी गुड। अब आ गया बस क्वेश्चन का आंसर। भाई ए जो है वो तो बिल्कुल नहीं हटे, है ना, वो तो अपना उतना का उतना ही रहा। बी जो है वो 2 हट गए, 6 में से 2 गए तो 4 बचे।
तो ये 2 बच गए। सी तो क्या है, पूरा का पूरा ही हट गया, एक ही तो था, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, AB2। काफी सारे लोगों का सही आंसर है। बताओ समझ में आया सर कि नहीं है? हाँ बोलो। अ, सर वो आपने मतलब इसमें 2 फिश सेंटर को जॉइन किया, मतलब ऊपर तो नहीं ऐसे ले सकते थे क्या? कैसे भी ले लो यार, बात तो मतलब एक ही है, कोई सी भी नहीं, एक्सेप्ट। वो मैं वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने वो बॉडी सेंटर से पास क्यों कराया, मतलब वो मुझे एक बात जो बताओ, आपने अभी बनाया ना लाइन। हाँ। नहीं नहीं, एक बात बताओ, तुम्हारा रूम है ना, तुम्हारे रूम में जो ऊपर वाला जो पार्ट है, टॉप व्यू जो है, जहां पे फैन लगा हुआ है ना, वो फैन एकदम सेंटर में लगा हुआ है, लेट्स से वहां से मैं लाइन खींचूं नीचे की तरफ एकदम सेंटर टू सेंटर, तो क्या वो क्यूब के बॉडी सेंटर से पास नहीं होगा? हाँ, वो तो होगा ही सर। हाँ, हाँ, तो क्या डाउट है? सर जैसे कि आपने जो ऊपर वाला फेस बनाया ना, टॉप मोस्ट फेस, हम्म। फिश के फेस में एक सेंटर, एक है एटम। हम्म। मैंने वही सेम लाइन बनाया, बस अच्छा वैसे सेम लाइन पैरेलल टू ये बनाया ऊपर, तो उससे से वो एक ही पास हो रहा था फेस वाला, तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। अच्छा, बट आप समझ गए ना? हाँ, समझ गया। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ो। हम्म। नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में क्या क्या आता है? बेसिकली हम यूनिट सेल की डेंसिटी निकालते हैं कि कितना वो डेंस है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास और वॉल्यूम का रेशियो रहता है डेंसिटी। अब यूनिट सेल में किसका मास होगा, किसका मास हम निकालेंगे यूनिट सेल में? एटम्स। एटम्स का। तो उसके अंदर जो एटम्स हम उसका मास निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। तो मास ऑफ एटम्स यूनिट सेल कैसे निकालोगे? जेन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बताओ अभी तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। किसी को भी कोई दिक्कत है अभी तक? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम डिराइव करने वाले फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं यहां पे मास ऑफ वन एटम निकाल रहा हूं। मैं लिख रहा हूं मास ऑफ Na एटम्स। क्या होता है बताओ? कैपिटल M होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब है? मास ऑफ Na एटम्स। हाँ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास कितना हुआ? M अपॉन Na। आगे हमारे पास एक एटम का मास, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? Z इंटू M अपॉन Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब। तो मेरे पास क्या आ गया भाई? मेरे पास तो फॉर्मूला आ गया। बोलो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? बस इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में। इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में। क्वेश्चंस करें? बोलो। हाँ। चलो हाँ सर। क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चंस जो है ना वो लेंथी होते हैं, और देखो कैलकुलेटर होता नहीं है वहां पे, तो फिर भी तुम्हें वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ क्वेश्चंस। तुमको दिया हुआ है
तुमको दिया हुआ है ए दिया हुआ है 4.07। चलो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ। 4 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, डेंसिटी दी हुई है 10.5 ग्राम पर ml। तुम्हें फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। और ये FCC है, FCC दिया हुआ है। ठीक है, करो फाइंड आउट करो। बस कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है। नहीं, आंसर गलत है आयुष। इतना कम कैसे आ सकता है? कुछ गड़बड़ कर वही रहे हो, सोच रहा था मैं। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देखो एक बार। हाँ, अच्छा, पिछले वाले क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए क्या तुम लोगों को? हाँ वो ठीक है। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ, 1 मिनट में पहले तो।
मैंने अपलोड हो रहा है, तो थोड़े टाइम बाद तुम्हें मिल जाए, मतलब थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएगा, उसके बाद तुम देख लेना, है ना, इस लिंक से। मैंने लिंक भेजा है। और भी बहुत सारे डिस्कशन है मेरे चैनल पे, देखना हो तो देख लेना। चलो हम ट्राई करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अच्छा ये तो क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ml का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इस a को किस तरीके से लिखूंगा, इस एंगस्ट्रॉम को, सॉरी, एंगस्ट्रॉम को मैं लिखूंगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। तो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, m क्या हो गया मेरा, यहां से m हो गया रो इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन z। तो यहाँ से रो कितना आ गया, 10.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब कितना हो गया, इतना हो गया। z कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या, तो इतना हो गया 10.5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 10⁻⁻1 अपॉन 4। तो ये इससे गया, तो ये हो गया 6 4 ज़ा 24 96 इंटू 1.05। 100.8। हाँ 101 आया वो। समझ में आया सभी को, बस कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है पूरे पूरे इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर है। मुदित बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है, मतलब z निकालने के। अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, लिखा तो हुआ है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं है। चैट बॉक्स में लिख देना आंसर आए तो।
सही है, बाकी लोग भी करो। चलो मैं बता देता हूँ। इसमें है पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन द बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तुम्हारे पास यूनिट सेल का मास कितना है, 4 ग्राम है, तो तुम क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। बोलो कितना आ जाएगा, 4/40। इसका मतलब 1/10 मोल है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं इन यूनिट सेल। कितना आ जाएगा, 1/10 इंटू 6 × 10⁻23। कितना आ गया, 6 × 10⁻22 एटम्स। मतलब इतने एटम्स जो हैं वो यूनिट सेल में बिखरे हुए हैं। अब मुझे ये बताओ कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे। 2 एटम। बॉडी सेंटर्ड है, तो एक यूनिट अच्छा, सेल बॉडी में 2 सेंटर। एटम होंगे, राइट। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई 2 एटम्स जो हैं वो एक यूनिट सेल में हैं। हमारे पास एटम्स कितने हैं, इतने हैं। तो इसके लिए कितने एटम चाहिए होंगे, कितने यूनिट सेल चाहिए होंगे, सॉरी, कितने हो जाएंगे बताओ। 1/2 इंटू 6 × 10⁻22, 3 × 10⁻22 यूनिट सेल। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल ही क्वेश्चन था ये तो, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं थे, बस क्वेश्चन को समझना था कि कैसे करना है। बोलो अभी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं किसी को, नहीं नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वॉइड्स, टू बी मोर स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल का मतलब समझते हो, इन बिटवीन है क्या? पहले किसी चैप्टर में थोड़ा बहुत तो मेंशन आया होगा यार इसका, काफी सारे चैप्टर्स में आ गया इनफैक्ट। मतलब एटम्स वो के बीच हाइड्रोजन में एक बार आया था इंटरस्टिशियल। हाइड्रोजन में भी आता है, डी एंड एफ ब्लॉक में भी आता है। जो एटम्स के बीच का स्पेस। स्पेस, वेरी गुड। जो गैप होता है, जो गैप होता है हम उसको बोलते हैं गैप
form in between the touching sphere, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, gaps form in between the touching sphere are called interstitial void. ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं जनरली हम पढ़ते हैं, इनके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है 2D voids, है ना, ये क्या होते हैं, प्लेनर voids होते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं क्योंकि 2D में है। ठीक है, तो इसमें 2D voids में क्या होता है कि इनकी स्फेयर के सेंटर टू सेंटर जो रहता है वो एक ही प्लेन में रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ही बताऊंगा, है ना, डोंट वरी, एग्जाम्पल्स ही बताऊंगा सबके, तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ voids in which centers of spheres and centers of voids are in the same plane. ठीक है, सेम प्लेन में होने चाहिए इनके void। इसके भी दो टाइप होते हैं, पहला होता है ट्रायंगुलर प्लेनर void, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर void। दूसरा है स्क्वायर प्लेनर void, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 3D voids। ये क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होता है। तो बस इसका भी डेफिनेशन वैसा ही है कि voids in which center of spheres and center of void are not in the same plane। ठीक है, voids in which center of spheres and center of void are not in the same plane। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें टेट्राहेड्रल इसके टाइप, नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल, नेक्स्ट है क्यूबिकल, है ना, तीन टाइप के होते हैं ये। बोलो यहां तक कोई डाउट, कुछ भी ऐसा हो तो बताओ, किसी को कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, मेनली तो इसमें कुछ था भी नहीं वैसे। नेक्स्ट है हमारा, पहले हम देख रहे हैं 2D वाले को। 2D वाले में पहला कौन सा था, ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। तो 2D वॉइड्स देख लेते हैं पहले। इसमें पहला कौन सा आता है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर वॉइड। नाम से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है नाम से, तीन स्फेयर होने वाले। तो इसमें कैसे रहता है, चलो इसमें देखते हैं। सर्कल का शेप ही नहीं है, ठीक है,
इसमें क्या होते हैं, दो स्फेयर्स, दो एटम्स जो है ना, वो तो सेम प्लेन में, सेम लाइन में रहते हैं बेसिकली, और एक इनके नीचे रहता है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा नीचे वाला। ठीक है। अब वो जो वॉइड होता है, वॉइड क्या होता है इनके बीच में स्पेस, तो वॉइड कहां बनेगा बताओ? यहां पे वॉइड बनेगा, बीच में। इस तरीके से बनेगा। अब देखो, ये इनके सेंटर्स हैं। देखो ये लाइन मैंने अंदर तक खींची है, वॉइड के अंदर तक। एक लाइन में यहां से यहां ले रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं आर, जो कैपिटल आर है, दैट इज रेडियस ऑफ एटम, और जो स्मॉल आर है, दैट इज रेडियस ऑफ वॉइड। अब देखो यहां पे हम मैथमेटिक्स लगा के, देखो मैं मैथमेटिक्स निकालना सिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स निकालने का ज्यादा यूज आता नहीं है, ठीक है। बट चलो मैं इसका एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं, इसी इसी पार्ट का, कि कैसे हम निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों सेंटर्स को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, void formed by touching three spheres in same plane, ठीक है। अभी क्या है, मैं इसको लिख रहा हूं A, इसको लिख रहा हूं B, इसको लिख रहा हूं C, और यहां जो सेंटर है ना, उसको लिख रहा हूं D। सेंटर को क्या लिख रहा हूं, D लिख रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है, इसको लिख रहा हूं R। अच्छा, यहां से यहां पे एक लाइन जा सकती है। अच्छा बताओ, ये वाला एंगल कितना है? मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल कौन सा वाला लिख रहा हूं, एंगल BAT कितना है बताओ? 30। 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अभी ये वाला रेशियो नहीं निकाल सकते, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का रेशियो? बोलो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो निकालो, कितना आ रहा है देखो। तो यहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं, ए आर अपॉन ए डी। ये कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा बताओ, ए आर अपॉन ए डी। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है। तो ए आर कितना है बताओ, कैपिटल आर, और ए डी कितना है, आर प्लस आर। cos 30 कितना होता है बताओ, √3/2, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर प्लस 1 2/√3। तो यहां से आर अपॉन आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.155। ये मेरा क्या आ गया, वॉइड की रेडियस अपॉन एटम की रेडियस का रेशियो। पहले बताओ, ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई सभी लोगों को? हाँ सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं किसी को? नहीं।
ठीक है, अब हम स्क्वायरल प्लेनर में जंप करते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्क्वायर प्लेनर वॉइड। अब देखो सभी में कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, मैं बस सिचुएशन बता दूंगा और उसके बाद में डायरेक्ट रेशियो लिख दूंगा, क्योंकि हमारा डायरेक्ट रेशियो का ही काम है। स्क्वायर प्लेनर वॉइड में क्या होता है, इसमें वॉइड कैसे बनता है? वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग 4 spheres all in same plane is all in same plane। ज्यादा नहीं लिखते हैं इतने, ठीक है। अभी क्या है, अभी मैं बना के बताता हूं कैसे बनेगा। इस तरीके से होता है, बीच में तुम्हारा क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, पता, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, कैपिटल आर, ये मेरा क्या आ गया, स्मॉल आर। ठीक है, समझ में आया? 4 मेरे पास क्या है, स्फीयर्स हैं, आपस में टच में हैं, और उनके बीच का जो गैप है दैट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। तो इसमें क्या होता है, आर अपॉन आर का रेशियो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो आता है 0.414। यहाँ पे मैंने नहीं, याद रखना है ना ये सब चीजें। ठीक है, मेरा स्क्वायर प्लेनर वॉइड हो गया। नेक्स्ट आता है मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? void formed by touching 4 spheres, by touching 4 spheres in which 3 in the same plane, 3 in the same plane and 1 in the upper और bottom plane। एक ही बात है। अब सबको टेट्राहेड्रल के बारे में तो पता ही है, टेट्राहेड्रल किस तरीके से होता है। तो यहां पे भी ऐसे ही है, ध्यान से देखो। मेरे पास क्या है, 3 एटम्स जो है ना वो एक ही प्लेन में है, ठीक है, 3 एटम्स एक ही प्लेन में है। अभी क्या है, इसके ऊपर जो है ना, तुमने क्या किया, एक एटम को बिठा दिया ऊपर वाले प्लेन में, नीचे वाले प्लेन में। जैसे टेट्राहेड्रल बनता है ना, उसी तरीके से है ये। देख रहे हो? इमेजिन करो कि 3 स्फीयर्स तुम्हारे जमीन पे रख दिए, है ना, इसी ट्रायंगल वाली शेप में, और उन तीनों के बीचों बीच एक ऊपर एक बॉल रख, एक और बॉल रख दिए। बताओ, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ 3 बॉल को जमीन पे तुमने रख दिया है, ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगुलर वाली शेप में, और उनके बीचों बीच तुमने क्या कर दिया, एक और बॉल को रख दिया। तो ऊपर वाली जो बॉल है और नीचे जो 3 बॉल एक प्लेन में है, उनके बीच में एक छोटा सा गैप होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सबको ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। उस टेट्राहेड्रल वॉइड में जब हम कैलकुलेशन करते हैं r अपॉन r का, तो हमारे पास आता है 0.225। मेरी आवाज आ रही है? बीच में थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो यहां पे रेडियस रेशियो इतना आता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड के बाद में ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो दो टाइप से बन सकता है। पहला हम टाइप लिख रहे हैं इसमें, void formed by touching six spheres, void formed by touching six spheres ठीक है, तो ये दो टाइप से बना सकते हैं। पहले टाइप में क्या होता है, देखो मैं तीन स्फीयर्स को मैं एक प्लेन में लिख रहा हूं, ठीक है, और इनसे क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ऐसा। ये तीन सेट ऑफ स्फीयर्स है, यहां पे मैं तीन सेट ऑफ स्फीयर्स और बना रहा हूं, टोटल मुझे 6 बनाने हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक सेट को दूसरे सेट पे रख दे रहा हूं। कैसे कि एक सेट को मैंने अगर ऐसे रखा है तो दूसरा सेट ऐसे होगा। बताओ, इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? हाँ 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 हो रहा है। 3 in one plane plus 3 in other plane, ए अपर प्लेन और बॉटम प्लेन। with changed orientation। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है हमारा। यहां पे इनके बीच में जो गैप आएगा ना, दैट इज माई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। इस तरीके से तो बहुत, इस तरीके से थोड़ा कम बनता है हमारा वॉइड, मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता। अब दूसरा जो तरीका है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, 4 atoms in one plane, one in upper plane, one in lower plane। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 तो एक प्लेन में होते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर वाले प्लेन में होता है, एक नीचे वाले प्लेन में होता है। अब देखो, इसको इस तरीके से इमेजिन करो कि तुमने एक सरफेस लिया, एक सरफेस पे 4 बॉल एक साथ रखी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, उन चारों के बीचों बीच ऊपर एक बॉल रखी है और नीचे एक बॉल चिपका दी है। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बताओ। हाँ। सिंपल है, उतना कुछ है नहीं। 4 बॉल के ऊपर एकदम बीचों बीच एक बॉल है और उनके नीचे बीचों बीच एक बॉल है। नाउ इसका परफेक्ट एग्जांपल है,
SF6 का स्ट्रक्चर देखो, ऑक्टाहेड्रल वाला, उसमें क्या होता है 90 डिग्री पे एफ एफ बना होता है इस तरीके से, एक एफ ऊपर रहता है, एक एफ नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कैसे बना रहता है, देखो ये तुम्हारा एस तुम्हारा क्या है, एस तुम्हारा एक तरीके से वॉइड का काम कर रहा है, और बाकी सब तुम्हारे क्या है, स्फीयर्स है। एस तुम्हारा वॉइड है। देखो उसी तरीके से है तुम्हारा वॉइड जो है, वो तो खैर उसका प्लेन अलग रहेगा, तो वो इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी कनेक्टेड है, इसको मैं अलग कलर से बताता हूँ। ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है। देखो SF6 और इस दोनों को मैच करो, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। हाँ हाँ सर। हाँ सर आ रहा है। तो यहाँ पे स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे आता है 0.414, जो स्क्वायरल पिनर में आया था वही रेशियो आता है इसमें भी। तो वो 3 इन अपर 3 इन लोअर वाले में R/R नहीं है? सेम ही आएगा उसमें, एक ही तो बात है ना, दोनों का अच्छा अलग हाँ। अलग थोड़ी ना है, दोनों एक ही बात है, बस फॉर्मेट अलग है बनने का। अगर तुम उसको एकदम पूरा अच्छे से इमेजिन करो ना बड़े स्केल पे, तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट खैर वो बड़े स्केल पे इमेजिन छोड़ो अपने को, तो इसी तरीके से, क्योंकि उसमें इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। 5 है मेरा क्यूबिकल वॉइड लास्ट। क्यूबिकल वॉइड में क्या होता है, ये कैसे बनता है, void is formed by void is formed by touching four spheres in same plane and four spheres in lower or upper plane, ठीक है। देखो किस तरीके से, ये 4 स्फीयर है मेरे पास इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ही 4 स्फीयर्स और हैं, इनके ऊपर एग्जैक्टली लाइक दिस रख दिया मैंने, ध्यान से देखो, डॉट डॉट बना रहा हूं, मतलब इनके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे रख दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अब देखो ये क्यूब में प्लेस हो सकते हैं, सिंपल क्यूबिक में बन सकता है, देखो कैसे बनेगा, चार ऊपर है, देखो सिंपल क्यूबिक में, जिससे एकदम सिंपल क्यूबिक को इमेजिन करो, और 4 नीचे इस तरीके से। और अब बताओ मेरे को तुम्हारा क्यूबिकल वॉइड कहां बनेगा, क्यूब में कहां बनेगा क्यूबिकल वॉइड, आदित्य बताओ, आदित्य जोशी। बॉडी सेंटर पे। बॉडी बॉडी सेंटर पे सेंटर पे बनेगा। बनेगा, वेरी गुड, बॉडी सेंटर पे बनेगा तुम्हारा क्यूबिकल वॉइड, कहां बनेगा, बॉडी सेंटर पे, क्यूबिकल वॉइड इन इन क्यों लिख रहा हूं एट बॉडी सेंटर, वो तो बॉडी सेंटर पे बनेगा, ठीक है। तो यहां से R/R का रेशियो आता है
0.732 सबसे ज्यादा आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। नहीं। ठीक है, चलो तो हम एक वो बना लेते हैं टेबल। सबसे ज्यादा किसका है? क्यूबिकल वॉइड का। कितना है? 0.732। उसके बाद किसका है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? 0.414। उसके बाद किसका है? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितना है टेट्राहेड्रल वॉइड का? 0.225। उसके बाद क्या है? ट्रायंगुलर वॉइड। कितना आया था? 0.155। तो हमारे यहां से क्या बन गई? एक टेबल बन गई। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया? टेबल बन गई इस तरीके से। बोलो, वॉइड्स में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो ये हमारा वॉइड्स हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग। अब देखो, तुमने अभी तक क्या पढ़ा? तुमने अभी तक लैटिसेस पढ़ ली, अलग अलग टाइप के लैटिसेस पढ़ लिए, और हमने देख लिया कि उनके अंदर कितने एटम्स होते हैं, क्या क्या सब कुछ चीजें रहती हैं, सब कुछ देख लिया। अब क्या है? अब आता है कि तुम्हारा पूरा लैटिस कैसे बन रहा है। तुम्हारा जो लैटिस है वो बन किस तरीके से रहा है, और उस लैटिस में तुम्हारा यूनिट सेल कैसे बन रहा है, हम उसकी बात करेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। तो पहला आता है हमारा इसमें 1D में। इसमें आता है 1D पैकिंग। ये है अलोंग द लाइन। तो 1D में कैसा होता है? एक ही लाइन रहती है बस। मतलब मेरे एटम, मेरे एटम्स है ना, एक ही लाइन में चिपके हुए हैं। तो उनके बीच में जो मेरा डिस्टेंस है दैट इज ए। ए, और फिर हम बोल सकते हैं 2R, है ना। एक सिंगल लाइन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है 1D में। तो 1D में कुछ बनता भी नहीं हमारा फॉर्मूला वॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा 2D क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या होता है? अलोंग द प्लेन होता है। ठीक है, 2D में क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं, जितनी मेरी हॉरिजॉन्टल पे लाइन है उतनी मेरी वर्टिकल पे लाइन है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? ईच
spheres in every layer is horizontally as well as vertically aligned. अच्छा एक बात बताओ, मेरा स्पीड सही है कि नहीं है? किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा है? नहीं सर। नहीं नहीं। सर। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं। मैं इसका पिक्चर में देता हूं, एक मिनट। देखो इस इमेज में देखो ध्यान से, तुम्हारा क्या है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से लाइन है। तो यहाँ पे दो टाइप के मेरे पास क्या बन रहे हैं, यूनिट सेल बन रहे हैं। एक तो कौन सा वाला, देखो एक तो ये वाला सिंपल स्क्वायर वाला बन रहा है, बोलो। हाँ सिंपल है। एक तो हमारा ये वाला यूनिट सेल बन रहा है, देखो लैटिस देख रहे हो, लैटिस पूरा बिछा हुआ है और उसका एक छोटा सा यूनिट जो है, जो कॉमन है, वो रिपीट हो रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें क्या एक टाइप का यूनिट सेल और बन रहा है, रेड लाइन से दिखाया हुआ है। ये भी स्क्वायर ही है, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप का यूनिट सेल है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर यूनिट सेल। ठीक है, ये मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं, मतलब जो बेसिक वाला है। और ये वाला क्या है, ये भी स्क्वायर यूनिट सेल है, बट ये क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव हो गया। बस दोनों में यही डिफरेंस है। अच्छा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 होना चाहिए ना। हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ए ए टाइप पैकिंग, ए ए टाइप पैकिंग इन 2D। अभी क्या करना है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए टास्क है। क्या टास्क है, तुम्हें निकालना है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिमिटिव यूनिट सेल।
निकालो। वही पैकिंग फ्रैक्शन निकालना सिखाया है ना, तो अब निकालो, प्रिमिटिव वाले का निकालो। चलो हम करते हैं। देखो हमारा ये 2D में है, 2D में है ना ये, तो देखो ये कैसे बन रहा है। ये मेरा यूनिट सेल ऐसे है, बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? 2R। ए होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 2R। देखो 2D में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ एटम्स अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। एटम्स कितने हो गए भाई? Z बताओ कितना हुआ? सबका भाई 1/4 पार्ट आ रहा है और 4 ही है, हाँ 1 होगा भाई। Z तो मेरा 1 ही आएगा, बताओ। हाँ और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा भाई? 2R है, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा इनटू 100। कितना आता है निकालो एक बार। 25%। क्या कर रहे हो यार, इसको भी सही निकाल पाओ।
25 इंटू अरे, sorry, 3.14 sorry. होगा ना, 78.5. 78.5%। अरे मैंने पाई ले लिया नीचे भी। ये टूट गया इसलिए एरिया ले रहा है क्या? 2D है इसलिए एरिया लिया है। एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलो इसके बारे में हम छोटी सी एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नॉन एज दिस टाइप ऑफ पैकिंग is known as square close packing. Square close packing because repeating unit cell because repeating unit cell is square. voids कौन सा बनेगा? स्क्वायर पिनर void बनेगा, बताओ। स्क्वायर पिनर void बनेगा? दिख रहा है सीधा सीधा? ठीक है। तो इसमें क्या था, ए पार्ट तो था कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों जगह अलाइन हो तब। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसमें, बी वाला। बी वाला पार्ट क्या है? ऑल्टरनेटिव layers are horizontally or vertically aligned or vertically aligned। देखो ये कैसे बनेगा, बताता हूं। देख पा रहे हो? बट अलाइन जो है ना, ऑल्टरनेटिव लेयर्स अलाइंड है। मतलब ये वाली लेयर जो है वो इससे अलाइन है और ये वाली लेयर जो है ना वो इससे अलाइन है। तो इसलिए लेयर्स को डिफरेंट नाम दिया गया है, ए और बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है, और इनके इनसे देखो यूनिट सेल कौन सा बन रहा है? हेक्सागन बन रहा है। देखो बीच में बनाया गया है हेक्सागन, दिख रहा है? यहां पे अगर हम एक और हेक्सागन बना सकते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा हेक्सागन बनेगा मेरा, रिपीटिंग यूनिट सेल होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हम इस छोटे से हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या है? हेक्सा, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है हेक्सागोनल की। यूनिट सेल इन 2D है ना, 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हो जाएगा ना? 6 हो हो जाएगा। जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अभी क्या है, हम इस यूनिट सेल को अलग से देखते हैं। इस तरीके से बन रहा है, ये मेरा सेंटर है यहां पे। अब मुझे बताओ z निकाल के बताओ,
इसका z तुम्हें निकालना है, निकालो। टू आया। बाकी लोग बताओ। 3 3 आएगा z। अरे देखो ना Z3 120 आया, डिग्री का हाँ। एंगल है, तो 120 मतलब 1/3 पार्ट है हर एक स्फीयर का। तो ये 3 कैसे आया? हर स्फीयर और का बीच में 1/3 पार्ट है प्लस Third एक part बीच है तो स्फीयर है, हाँ 3 हो गया। हाँ वो एक एक भूल गया था। तो अब मुझे इसका पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए, निकालो सब लोग पैकिंग फ्रैक्शन। इस बार सबका सही आना चाहिए और सबका आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए।
चलो हम कर लेते हैं। काफी सही आंसर है, काफी लोगों का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए ऊपर क्या है, z आना चाहिए। तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा यूनिट सेल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ यूनिट सेल कौन बताएगा कैसे निकालेंगे, बताओ। काफी सारे लोगों ने निकाल लिया ना, कोई भी बता दो। तो इक्विलैटरल है ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंटू 6 कर देंगे उसको। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, और ए कितना है, 2r 2r। स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 6 इंटू √3/4 2r का स्क्वायर इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2, ये हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा 2πr स्क्वायर, नीचे क्या है, √3 इंटू 4r स्क्वायर इंटू 100। इससे ये गया, कितना आया टोटल, कितना आता है ये, 90.6। 90.6 आता है। बाकी लोगों का भी हाँ हाँ अभी आ गया। हाँ सर। 90.6%। तो ये हमारा क्या हो गया, 2D में, ध्यान रखना ये 3D में भी आता है हेक्सागोनल। तो 2D वाला जो है उसका 90% होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, कौन से टाइप के वॉइड बनेंगे इसमें, टाइप ऑफ वॉइड। कौन से टाइप के वॉइड बनेंगे? सो ऑक्टाहेड्रल। बाकी लोग बताओ। कोई तो बताओ यार, ये क्या कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, 2D है तो ऑक्टाहेड्रल कैसे हो अच्छा सकता अच्छा, है? सॉरी सॉरी, वही सॉरी। अरे सीधा सीधा दिख रहा है, स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वाला, देखो तो सही यहाँ पे, ये मेरा ट्रायंगुलर वॉइड हो गया। हाँ ठीक है, दिस इज कॉल्ड AB type packing in 2D। 2D में हम इसको क्या बोलते हैं, AB टाइप पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, आज हम जो है वो 2D तक ही पढ़ रहे हैं।